ओके, सो हमारा आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज फॉर एरर एनालिसिस. एरर्स in measurement. The complete name should be like this. It should not be just errors. It should be errors in measurement. So the topic is equally good for your physics as well as for your chemistry. So the key points in this article are significant figures, rounding off the quantities, addition, multiplication, division, subtraction, powers. यूज करते हुए अगर आप कोई फिजिकल फॉर्मूला बनाते हैं और उसमें डायमेंशंस की मदद लेते हैं, तो फिर वो जो फिजिकल फॉर्मूला तैयार हो जाता है और आप उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में कितने एरर्स आते हैं, या फिर आप कभी एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है और उस क्वांटिटी के एरर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो आप किस तरीके से उस एरर की प्रेडिक्शन करेंगे. ऑल दिस पर्टिकुलर आइडिया इज सपोज टू बी अ टर्म एरर इन मेजरमेंट. अब इस सब के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारी जो रीडिंग्स है वो सही है. अब उस सही को हम फिजिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? दैट इज गोइंग टू बी टू वर्ड्स, दैट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. सो वी नीड टू स्टडी व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. अब दोनों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों जरूरी है, क्या दोनों डिफरेंट है, और इनके मतलब क्या है, और उससे हमारी मेजरमेंट्स पे क्या इफेक्ट होता है, या कैलकुलेशंस पे क्या इफेक्ट होता है. So all this idea is supposed to be the content study inside the error analysis topic. So let's start this particular topic. Learning जो हमारा horizon है, जो learning vertical आज का, that is going to be based upon the errors. Errors होते क्या है, उनकी analysis कैसे करी जाती है, और फिर various kinds of errors को आप किस तरीके से combine करके अपनी analysis में use करते हैं. That's going to be the content part of the today's session. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं that what do we mean exactly what is error. So error का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया मोटा मोटा कि error का मतलब क्या होता है. error in measurement, it is not something कि हम एक रेगुलर भाषा में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमसे गलती होगी. So it's not supposed to be a typical mistake committed by us. इसका मतलब क्या होता है, that's an error arising in the measurement. So एक कॉमन सी स्टेटमेंट हमेशा जाती है that every physics experiment conducted must have some error. और वो एरर बहुत वजहों से आ सकता है. उन रीजंस को जानने की हमारी क्यूरियोसिटी होगी, ताकि हमारी जो फाइनल रीडिंग्स है वो हमारी एक्यूरेट और प्रिसाइज बने. सो हो सकता है कि हम उन रीडिंग्स को, मतलब उन वजहों को जिसकी वजह से एरर्स अकर हो रहा है, उनको पहचान पाए, और हो सकता है कि नहीं पहचान पाए. उनके बेसिस पे हम एरर्स को क्लासिफाई करना शुरू करें. सो होलसोल अगर हमसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरर, so when we are talking about an error over there, so error is basically termed as a difference between two values. One of them is supposed to be the true value, truth value, actual value, जो भी बोल दो, right? That's a true value or the actual value. And the second is supposed to be known as a measured value by the experiment. So the error is the difference between the two. That's the true value minus the measured value. That's the amount of the error appearing. अब हो सकता है कभी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही हो सकता है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ रही हो, और यू कैन फाइंड अ फॉर्मूला रिटन एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. रीजन बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरर एज एन एब्सोल्यूट एरर. तो हमारे लिए जो एरर है उसका मतलब जो रहता है दैट इज सपोज्ड टू बी द एब्सोल्यूट एरर. तो इसका मतलब जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, दैट्स अ डीविएशन. क्या बोलेंगे? डीविएशन. सो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या है? दैट्स बेसिकली डीविएशन. मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में, कौन ज्यादा है या कौन कम है, उसके मैथमेटिकल आइडिया से हमारे को सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है. सो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर. दैट्स अ डीविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. दैट्स अ डीविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू. राइट? किसी टाइम पीरियड की मेजरमेंट की वैल्यू मान लो 2 सेकेंड्स आ रही है, एंड आपका जो रिजल्ट है वो 1.9 सेकेंड आ रहा है या 2.1 सेकेंड आ रहा है, तो दोनों में एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एरर है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है उससे जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड आ रहा है. तो कम है या ज्यादा है, डिविएशन तो दोनों में ही है. एंड देयरफॉर द टर्म जो कि यहाँ से हमें मिलती है दैट इज एब्सोल्यूट एरर. तो कैसे लिखें? तो हम इसको मॉड करके लिख लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बट जनरली द एब्सोल्यूट एरर इज रिक्वायर्ड इन द एनालिसिस. अब जैसे हम कभी किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गॉज होता है, उनकी अगर हम एरर्स को चेक करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर आता है, और आपको देखना पड़ता है वहाँ पे कि भाई पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, उसके हिसाब से आपको करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है.
सो वी आर नॉट डिनाइंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि भाई एरर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता है, कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये हम डिनाई नहीं कर रहे, बिल्कुल हो सकता है। रीजन यहाँ पर हमने इसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिखा है, दैट इज फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड। अब वो स्पेसिफिक काइंड एनालिसिस है क्या, अब उसको हमें डिस्कस आउट करना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल है बेसिकली कहाँ पे हमें लेके जा रहा है। तो उसके लिए हमें एरर्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफाइंग दिस पर्टिकुलर एरर, एरर ये किस तरीके के होते हैं। सो बहुत तरीके से हम एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हायरार्की में अगर हम एरर्स की बात करें तो ग्रॉस एरर्स एक तरीके के एरर्स होते हैं जो कि हमें कभी भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पे कहीं पे लिखे हुए मिलेंगे। इस हायरार्की में मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा आपसे, पर यहाँ पे उसको मेंशन आउट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उन्हीं का मेंशन कर रहा हूँ जो कि हम एक्चुअली में एनालिसिस में यूज इन करते हैं। सो वहां पे हम ब्रॉडली दो तरीके से एरर्स को एनालाइज करेंगे। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द सिस्टमैटिक एरर्स एंड द सेकेंड इज गोइंग टू बी द रैंडम एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको पहचानना थोड़ा आसान होता है। एक तो उनको कॉज ऑफ अकरेंस हमें पता होता है। सो वी नो द कॉज ऑफ एरर्स, मतलब किस वजह से वो एरर्स आ रहे हैं, तो वो हमें वजहें पता होती हैं। दूसरा, दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम साइन, मतलब हमेशा इनके जो एरर होगा या तो सभी क्वांटिटीज में पॉजिटिव आएगा या तो सभी क्वांटिटीज में नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि कुछ क्वांटिटीज में पॉजिटिव आ रहा है कुछ क्वांटिटीज में नेगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिस्टमैटिक नहीं है, मतलब उसके अंदर रैंडमनेस है, तो फिर वो रैंडम एरर में चला जाएगा। इसका मतलब इसी वजह से रैंडम एरर्स को हम ऑसिलेटरी एरर्स भी बोल सकते हैं। क्यों इनको ऑसिलेटरी एरर्स बोला जाता है? रीजन क्योंकि उनके साइंस बदल सकते हैं। So they can be positive, they can be negative, and sometimes by chance उनकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, और इस वजह से कभी कभी उनको हम चांस एरर्स भी बोल सकते हैं। इसी वजह से, रीजन क्योंकि उनकी वैल्यू बाय चांस कभी कभी गलती से आपकी जीरो भी आ सकती है, राइट। सो ये इनका ब्रॉड डिफरेंस है। अब रैंडम एरर्स का हमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें उनकी ना वजह पता ही नहीं है, रीजन ऑफ अकरेंस ही नहीं पता। सो फॉर द रैंडम एरर्स द रीजन ऑफ अकरेंस इज अननोन, कि किस वजह से एरर आ रहा है हमें पता ही नहीं। तो ये थोड़े से डेंजरस एरर हो जाता है, क्योंकि हमें इनकी वजह ही नहीं पता। किसी चीज की वजह ही नहीं पता तो आप उसको एलिमिनेट कैसे करोगे? तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये एरर्स कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकते। सो कैन नॉट बी एलिमिनेट, ये आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो भाई फिर क्या करें? तो फिर आप एक ही काम करो, इनको मिनिमाइज करो। सो दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। तो हमारा जो सारा आइडिया आएगा वो किसके ऊपर आएगा कि हम किस तरीके से इन एरर्स को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो देखा आपने एक्चुअली हुआ क्या कि हमने स्टार्ट तो करा कि हम सिस्टमैटिक एरर्स की बातें करें, सिस्टम से चले, पर हुआ क्या कि हमारा डिस्कशन है ज्यादातर रैंडम में चला गया। एंड दैट एग्जैक्टली इज द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल, कि हमें ज्यादातर क्या पढ़ना होता है, रैंडम एरर्स पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि सिस्टमैटिक एरर्स नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहे हो। आप कॉज ऑफ अकरेंस के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट कि भाई क्यों आई एरर्स, तो हमने ब्लेम कर सकते हैं कि भाई ये जो एरर्स हैं दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेस। आप एनवायरमेंटल कॉजेस भी बोल सकते हो, तो इनको एक नेचुरल एरर्स भी बोल सकते हो, कि टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी आ गई है ना, प्रेशर चेंज हो गया, इन सब की वजह से एरर्स क्रीप इन कर गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर्स बोलेंगे। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की मॉल फंक्शनिंग हो, मतलब एक तो बनाया ही बेकार है, सस्ता इंस्ट्रूमेंट है। सो और ऐसा हो सकता है कि उनको सालों सालों आपने यूज कर लिया, उनकी मेंटेनेंस आपने प्रॉपर्ली नहीं करी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। सो दे आर known as instrumental errors. And then of course you can have the personal errors which can affect your measurements, मतलब कुछ theoretical ऐसी चीजें हो सकती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में हो, है ना। वो और वो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई फॉर्मूला ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है और एग्जैक्ट नहीं है। सो वहाँ पे पर्सनल एरर्स क्रीप इन कर सकते हैं, या कुछ आप सोर्सेस ऑफ एरर्स को या प्रिकॉशंस को थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ जो एरर्स उस वजहों से डेवलप हो सकते हैं, दे आर सपोज टू बी नोन एज अ पर्सनल एरर्स। तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या है, और ऐसा करने से आपके ये जो एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर आपने ये सारी स्टेप्स को फॉलो किया तो। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप न्यू इंस्ट्रूमेंट ले लें, है ना। तो आपका और अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लें, थोड़ा महंगा ले लें, बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लें। एंड नेचुरल एरर्स टेम्परेचर कंट्रोल कर ले, प्रेशर कंट्रोल कर ले, ऐसे चैम्बर्स बना ले जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहेगा, उतना ही फिक्स रहेगा, क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशंस को एस्टैब्लिश कर ले। तो ये जितने भी एरर्स होते हैं सारे के सारे कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकते हैं। सो दे कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड।
राइट। सो इसका मतलब इनको एनालाइज तो करोगे ही आप डेफिनेटली, और एनालाइज करने के बाद में इनमें करेक्शन अप्लाई कर दोगे। सो व्हाट डू, वी अप्लाई द करेक्शन, एंड एज वी अप्लाई द करेक्शन तो ये खत्म हो गया एरर्स, अभी आपको परेशान करेंगे। पर एनी पर्टिकुलर टाइम दे कैन रिप्रोड्यूस, मतलब कभी भी ये वापस आ सकते हैं, मतलब कभी भी वापस आ सकते हैं। मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फिर से आपने 2 साल और यूज कर लिया उसको, फिर से वापस आ सकते हैं। सो दे आर रिप्रोड्यूसिबल एरर्स, वापस से आप सिस्टम में इनको लेके आ सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबल। रैंडम एरर्स हमने बोला बड़े खतरनाक से एरर्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, है ना। मतलब वो दोबारा, मतलब वो हैं, दे आर ऑलरेडी देयर, उनके कॉजेस तो हम बता ही नहीं सकते ना कि क्यों आए। आप मुझसे पूछोगे सर बता दो क्यों होते हैं, मैं बता ही नहीं सकता, बिकॉज कोई है ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं उसके कॉज ऑफ अकरेंस। अगर उसका कॉज ऑफ अकरेंस पता होगा तो फिर हम उनको सिस्टमैटिक एरर्स की क्वांटिटी में डाल देंगे। पर ये पक्की बात है कि आप इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रोड्यूस उसी को कर सकते हैं जिसके बारे में जानकारी होगी, है ना, पता होगा, तभी तो उसका ट्रेस आएगा। सो दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। सो रैंडम एरर्स है वो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर कर पाते होते ऐसे एरर्स तो फिर वो सिस्टमैटिक एरर्स की क्वालिटी में आ जाए। But that's a broad classification of the systematic and the random errors. And we are going to actually talk about the random errors. हमें random errors को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। Of course, systematic में हम 2 ideas को click on करेंगे, that will be the content in the next session about a vernier caliper and the screw gauge. वहां पर हम click on करेंगे in the case of the systematic errors. Rest of the analysis is completely resting upon the random error analysis. So let's take this study forward. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अब जैसे फ्लो चार्ट है जो कि आपको कहीं पे बना हुआ मिल जाएगा, ये तो मैंने बना के आपको दे दिया एज अ मेमोरी चार्ट। वो आपको फ्लो चार्ट जैसा बना हुआ मिल जाएगा, उसके अंदर और भी किस्म के एरर्स आ सकते हैं, जैसे कि ये आपका ग्रॉस एरर्स एक एरर्स आ रहा है, और एक ब्लंडर्स लिखा हुआ है। अलग अलग तरीकों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करा होता है। सो मोटा मोटा अगर हम बात करेंगे विकिपीडिया की, एनसाइक्लोपीडिया की, MIT लेक्चर्स की, तो आपको समझ में आएगा ग्रॉस एरर्स और ब्लंडर्स जो होते हैं वो सेम, मोटे मोटे सेम होते हैं। अब कहीं कहीं पे उसको क्लासिफाई करके क्या बोल दिया जाएगा कि जो ग्रॉस एरर्स होते हैं वो आपकी केयरलेसनेस की वजह से आ जाते हैं, और ब्लंडर्स जो होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब दे मस्ट नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट किया आ जाता है। पर दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम, मतलब आपने रीडिंग देखी और आपने गलत रिकॉर्ड कर ली, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर्स। आपने गलत फॉर्मूले यूज कर लिए, हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लंडर्स। सो ब्लंडर्स आर सपोज्ड टू बी मिस्टेक्स, राइट, दे आर मिस्टेक्स, एंड ग्रॉस एरर्स आर आल्सो सपोज्ड टू बी द मिस्टेक्स। दोनों मिस्टेक्स हैं, मतलब आप बोल सकते हैं ब्लंडर्स आर ग्रॉस एरर्स ऑफ अल्टीमेट लेवल, ऐसे बोल सकते हैं। पॉइंट क्या है, दोनों को हमने एनालाइज नहीं करना, ना ग्रॉस एरर्स एनालाइज करे जाते हैं और ना ही ब्लंडर्स एनालाइज करे जाते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि बस इनको रिड्यूस कर लें, अपनी हरकतें ठीक कर लें, फॉर्मूले करेक्ट यूज कर लें, अपनी जजमेंट को सही कर लें। सो दे कैन अराइज फ्रॉम द पुअर जजमेंट, है ना, आपकी जजमेंट सही नहीं है और वहां से भी ये एरर्स अराइज हो सकते हैं, उससे रैंडम एरर्स भी आ सकते हैं पुअर जजमेंट से। सो कहीं कहीं पे ऐसी बातें लिखी होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग बातें लिखी होती है, ऑथर्स का अपना पर्सपेक्टिव है, हमने उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। हम मतलब बोल सकते हैं कि इन एरर्स को हमने एनालाइज नहीं किया। और बाकी जो सिस्टमैटिक एरर्स का चार्ट है उसके अंदर भी आप देख लो, इंस्ट्रूमेंटल मैंने बता दिया, नेचुरल एरर्स को एनवायरमेंटल एरर्स भी बोला जा सकता है, और पर्सनल एरर्स में ऑब्जर्वेशनल एरर्स, जैसे मैंने आपको बोला बताया, वहां पे आ सकता है। ऑब्जर्वेशन आपकी सही नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि एक लोअर मेनिस्कस और एक अपर मेनिस्कस होता है, तो आपको लोअर मेनिस्कस की रीडिंग लेनी होती है टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन आप उस प्रिकॉशन को फॉलो आउट नहीं कर रहे हैं, वहां से आ सकता है। थ्योरेटिकल एरर्स मतलब आपने करेक्टली थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला है वो एस्टैब्लिश नहीं करा, कॉन्स्टेंट्स जो डायमेंशंस की लिमिटेशन है आपको उस कॉन्स्टेंट के बारे में नहीं पता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं आ रही। And so these are the reasons why these errors can be created. So nothing special in this particular idea. तो मोटा मोटा क्लियर है कि हमें सिस्टमैटिक एरर्स ही पढ़ना है और आपको रैंडम एरर्स ही पढ़ना है, और हम रैंडम एरर्स ही पढ़ेंगे। रैंडम, अब कॉज ऑफ अकरेंस तो पता नहीं, तो भाई करे क्या, तो फिर हमारे पास आइडियाज है। अब इसके अंदर एक्यूरेसी प्रिसीजन कहाँ पे फिट डाउन होती है, तो उसको भी हमें यहाँ पे चार्म अप करना पड़ेगा। सो लेट्स एंटर इनटू दोज रीजन्स जहाँ पे हमें एक्यूरेसी प्रिसीजन की भी लैंग्वेजेस को यहाँ पे फिट इन करना पड़ेगा।
और तभी इनका मतलब बनेगा और आर्टिकल सामने आएगा एरर एनालिसिस क्या होता है। अभी तो एरर्स की पहचान होगी। So let's move on and look at the next aspects of the error analysis. Right. So random and systematic को हम एक array of data से अब क्या करें, हम data analysis करें। So ये आइडिया ना, मतलब हमारा जहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाता है एक्चुअली वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स से जस्ट पहले पे ये आर्टिकल है, राइट। सो मैथ्स के अंदर जो मतलब आप इसको पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिक्स के आर्टिकल में पढ़ोगे। सो दिस इज बेसिकली डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस आज की डेट में मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। मतलब कोविड डेटा एनालिसिस और डिफरेंस डेटा एनालिसिस, मतलब दिस आर समथिंग लाइक ऑफ अ मच हायर नोशन। मतलब आप इसके अंदर जॉब्स भी कर सकते हैं। एंड डेटा एनालिसिस आज की डेट में इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पेइंग जॉब्स, मतलब लास्ट 5-6 ईयर्स से। एंड उस एनालिसिस के हिसाब से आपने बहुत सारी रीडिंग्स इकट्ठी करी, किसी भी टेन्योर में आपने रीडिंग्स इकट्ठी करी और आपने उनको यहाँ पे क्या करा है, प्लॉट किया है। तो आप उसको बार ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डार्ट चार्ट में प्लॉट किया है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सारी रीडिंग्स जो है वो इकट्ठी है। क्या है, इकट्ठी है। तो अगर रीडिंग्स आपस में इकट्ठी आ रही हैं तो इस तरीके के एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर्स बोल सकते हैं, क्योंकि सही तो नहीं है। क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है वो यहाँ पर, ये आपकी ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब आपकी रीडिंग सही तो नहीं है, मतलब उनमें एरर है, बट इट इज ऑफ सिमिलर काइंड। मतलब हर बार ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एरर आता है, तो हम उसको सिस्टमैटिक एरर का नाम दे सकते हैं। और सेकेंड वाला एरर जो है भाई वो तो फैला हुआ है, कोई मतलब डिविएटेड है अलग अलग वैल्यूज में और अलग अलग डायरेक्शंस में, एंड हेंस इट इज सपोज्ड टू बी व्हाट अ रैंडम एरर। तो हमें बात समझ में आ गई चार्ट के थ्रू बहुत इजीली कि सिस्टमैटिक और रैंडम में बेसिकली फर्क क्या है, देख के समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब खतरे वाली चीज रैंडम एरर लग रही है तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत ही स्कैटर्ड चार्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो ये सही नहीं है। सो वी नीड टू एक्चुअली पिन पॉइंट डेटा। तो डेटा एनालिसिस करके हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस एरर को एक्चुअली मिनिमाइज करना पड़ेगा, एलिमिनेट तो हो नहीं सकता। अब कैसे करें, तो उसके लिए और थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया। और उसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि रैंडम जो एरर्स है ये आता कहाँ से, मतलब इसको अगर हम सोचे तो ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू। तो एक बात समझने की है कि जो रैंडम एरर्स होता है वो कभी भी ट्रू वैल्यू को नहीं बदल सकता है। आप बात समझ रहे हैं? जो ट्रू वैल्यू है उसको ये नहीं बदल पाए। और मतलब ट्रू वैल्यू होती क्या है, तो आपके पास बहुत सारा डेटा है। मतलब आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स थी, आपने उसका डेटा कलेक्ट करा, लेट्स से x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। आपने एक्स से डेटा कलेक्ट करा, आपसे पूछा गया कि आप प्रेडिक्ट करो कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। आपको पता ही नहीं वैल्यू, आप प्रेडिक्ट करो। तो आप क्या बोलोगे कि जो इसकी मीन वैल्यू, क्या बोलोगे, मीन वैल्यू। सो वी टॉक अबाउट अ मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। सो दैट अ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, जिसको मैं x बार से डिनोट कर लूंगा, which is equal to simple x1 plus x2 and so on till xn upon n, and this I will predict as the true value. इसी को मैं क्या बोलूंगा, that is supposed to be the true value, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं तो अपनी डेटा के थ्रू ही उसकी ट्रू वैल्यू को एस्टैब्लिश करूंगा। तो मैंने अपने डेटा के थ्रू ही इसकी ट्रू वैल्यू को एस्टैब्लिश करा, और वो क्या है, दैट्स अ मीन वैल्यू। तो अब जो रैंडम एरर होता है वो जो ट्रू वैल्यू निकाली आपने उसको इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ट्रू वैल्यू है वो एज इट इज ही रहे। तो ये क्या करता है, डेटा को स्कैटर कर देता है। मतलब उससे क्या होता है, वेरिएबिलिटी इफेक्ट क्रिएट होता है। तो मतलब आपका डेटा बहुत ज्यादा वेरिएबल आएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड आएगा। सो मैं इसको स्कैटरिंग ऑफ द डेटा बोल सकता हूँ। सो दैट्स माय आइडिया। और ये जो ग्राफ है ये आपको वही शो कर रहा है कि ये जो ऊपर वाला ग्रीन रंग का जो ग्राफ बना है उसके अंदर स्कैटर्ड डेटा ज्यादा है, और जो ब्लू रंग का बना है उसके अंदर स्कैटर्ड डेटा कम हो रहा है। तो जितनी आप स्कैटरिंग कम कर पाएंगे, इसका मतलब आपकी जो रीडिंग्स है वो उतनी सही होनी शुरू हो जाएंगी एज अ ग्रुप डेटा। तो ये हमारा आइडिया है पहचानने का कि रैंडम इफेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजनिंग तो हमें पता ही नहीं थी। तो हमें कोई ना कोई तरीका तो समझना था ना कि जिसके थ्रू हम रैंडम एनालिसिस को कर पाए। तो हमें वो इफेक्ट समझ में आया, वो भी डेटा एनालिसिस है। परफेक्ट रीजन नहीं पता है, पर डेटा एनालिसिस के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक वेरिएबिलिटी इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, और हमें उस वेरिएबिलिटी इफेक्ट को ही धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। दैट्स अवर आइडिया ऑफ द रैंडम एनालिसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एक और बार हमारे सामने आई कि जो ट्रू वैल्यू होती है, अगर हमें नहीं पता किसी चीज की ट्रू वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, और जितनी भी रीडिंग्स आपकी आएंगी आप क्या करेंगे, उनकी मीन निकाल लेंगे। तो वो जो मीन है या जो एवरेज वैल्यू है, उसी को हम क्या अडॉप्ट कर लेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। अब ये हमने नहीं बोल रहे कि मतलब आप सही कर रहे हैं, ये हो सकता है कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो इस वजह से आपके लिए दो टर्म्स का आना बहुत जरूरी हो जाएगा, दैट विल बी द एक्यूरेसी एज वेल एज अ प्रिसिजन, क्योंकि इससे कोई गारंटी नहीं आ जाएगी कि आपका जो रिजल्ट है वो सही है ना, क्योंकि हो सकता है कि मतलब आपने सही तरीके से नहीं करा हुआ एक्सपेरिमेंट। सो सिस्टमैटिक एरर्स को यहाँ पे लेकर आते हैं, क्योंकि रैंडम एरर्स का मतलब हमने समझा कि दैट इज अ वेरिएबिलिटी इफेक्ट, कि आपका जो स्कैटर डेटा है वो इंक्रीज हो जाता है। और सिस्टमैटिक एरर क्या करता है, ये तो अगर सोचा है तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपकी ट्रू वैल्यू को ही हिला देता है। आपको बात समझ में आ रही है? इट एक्चुअली चेंजेस अ ट्रू वैल्यू। तो अगर आपकी ट्रू वैल्यू यहाँ थी, ये आपकी ट्रू वैल्यू थी जो कि आपने मीन से निकाली थी, तो ये तो ट्रू वैल्यू को ही हिला के बैठा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब उस डेटा से जो आपने मीन निकाल के वैल्यू निकाल रहे हो, वो तो कुछ और ही आ रही है। मतलब ये डेटा एनालिसिस के थ्रू जो वैल्यू है वो है, वो तो शिफ्टेड है। मतलब जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू उससे तो शिफ्ट हो रही है। मतलब हो सकता है कि टाइम पीरियड का एक्चुअल डेटा 2 सेकेंड्स है और आपका डेटा ही 3.2, 3.1, 3.4, 3.5 ऐसा है। इसका मतलब वो तो एक्चुअल वैल्यू से ही डिविएट आ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एरर इज सपोज टू बी डेटा एनालिसिस शिफ्ट एरर, जिसको हम सिस्टमैटिक एरर बोल रहे हैं। तो रैंडम एरर ट्रू वैल्यू को नहीं छेड़ता है, वो उसके अराउंड डेटा स्कैटरिंग पे अपना इफेक्ट शो करता है। और सिस्टमैटिक एरर जो है वो उसकी जो नींव है वही हिला देता है। मतलब वो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसी को चेंज कर देता है। लेकिन इसकी करेक्शन है आसान है, क्योंकि आपको इसका रीजन पता होगा, तो आप तुरंत उसको जितना डिविएट हुआ है उसको एनालाइज करेंगे, तो ये इसके अंदर डिविएशन है। जैसे डिविएशन को आप जैसे ही एनालाइज कर लेंगे, तो आप उतनी करेक्शन लगा के इसको तुरंत ठीक कर लेंगे। सो ये इसके अंदर एक बेनिफिट है कि आप ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ अ बैड एरर, लेकिन आप इसको आराम से ठीक कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर और द स्क्रू वॉच। आप उसको आराम से ठीक कर पाते हैं। द शिफ्ट इफेक्ट कैन बी easily eliminated, so it can be eliminated, आप इसको eliminate कर सकते हैं। और जो आपका वेरिएबिलिटी इफेक्ट है वो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस वजह से रैंडम एनालिसिस के ऊपर हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन रहे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एक एक करके बातें समझ में आ रही, थोड़ी क्लियर हो रही कि मतलब सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स के बीच में क्लैरिटी से डिफरेंस क्या होता है। मूविंग ऑन, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। Yes, sir. Yes, sir. So there is a new kind of an error जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, that's known as a biased error. बायस्ड एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, कई बार हम मतलब टीचिंग में भी यूज कर लेते हैं, दैट अ सर्टेन टीचर इज बायस्ड टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, किनको ना इन्हीं को पढ़ाना पसंद आता है, बाकी को ये ओवरऑल सबको नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब देयर इज समवेयर अ फ्लॉ इन द टीचिंग आल्सो, उस कंडीशन, क्योंकि आपके लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब आप उस तरीके से पढ़ाएं कि सारे बच्चों को वो बात समझ में आए। इसका मतलब लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि भाई फेवरेटिज्म आ जाता है और कुछ बच्चे टीचर के क्लोज हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा, सो नेचुरली बायस सिस्टम में एंटर कर जाता है, राइट? सो वी कैन से दैट देयर इज अ ह्यूमन टच इन इट, और समटाइम्स वी कैन से देयर इज अ लाइक मैकेनिक्स टच इनटू इट आल्सो, कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, जब आप उसको चलाते हैं तो आपकी गाड़ी आपकी ड्राइविंग की तरह बायस हो जाती है। मतलब उसका जो रिस्पॉन्स होगा, अगर कोई और उसको चलाएगा तो उसकी तरफ उसका उसका सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली क्रीप्स इन डेटा सिस्टम बाय इटसेल्फ। अब हम इसको सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में डालें या हम इसको रैंडम एरर की कैटेगरी में डालें, तो फिर हमने ऐसा सोचा कि जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे थे और किसी और की गाड़ी मांग के चला रहे थे, और शुरू में तो दिक्कत आई, लेकिन फिर हमने पहचाना कि यार इसमें ना क्लच की सेटिंग थोड़ी अलग है, इसमें रेस थोड़ा इतना देना पड़ेगा, अच्छा इसकी आवाज ऐसी आती है, इसका ऑपरेशन ऐसे है, पर आपने समझ लिया और फिर आपके हिसाब से आपने उसको सेट कर लिया, which means it can be rectified. Similarly, a teacher who is biased towards a group of the students may change his outlook. मतलब वो सिर्फ वीक हल्का हल्का पढ़ाता है, मतलब वो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह केटर नहीं करता, और वो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन हमेशा कराते हैं, तो इसका मतलब वो
बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स के लिए बेसिक क्वेश्चंस को कैटर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं टीचर फिर दोनों को एक एवरेज आउट करके अडॉप्ट करेगा पॉलिसी, नहीं यार मतलब थोड़े हल्के क्वेश्चन भी कराओ, थोड़े एवरेज भी कराओ और थोड़े हाई एंड भी कराओ, तो जिससे ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी इक्वली हैप्पी. सो then which means that this idea is supposed to be a systematic error. So bias is an idea of the systematic error which leads to sometimes incorrect estimate of effect or association. अब ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू मतलब आप इसको रट्टा मारो कि भाई एग्जैक्टली बायस का मतलब क्या है, लेकिन हम इसको डेटा के थ्रू समझते हैं और डेटा के थ्रू इस आइडिया को समझना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगा. तो होता क्या है बेसिकली, एक आइडिया वो मैं आपको समझा रहा हूँ, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड. दोबारा से, सिस्टमैटिक एरर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड जो कि अपीयर कब होगा, जब आप डेटा एनालिसिस करोगे. पहले जो बातें हमने लिखी जहाँ पे किताबें दम तोड़ देती, किताबों में क्या लिखा होगा आपको मिलेगा कि सिस्टमैटिक एरर्स के कॉजेस क्या, नेचुरल एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स, पर्सनल एरर्स और ये सब कुछ लिखा होगा. वो डेटा से सिस्टमैटिक एरर किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा जानकारी आपको नहीं देंगे, जबकि हमारा जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे वो आपका डेटा एनालिसिस के ऊपर है. राइट तो हम समझते हैं कि जो बायस एरर है वो सिस्टमैटिक एरर में किस तरीके से दिख रहा है. एंड देयर नाउ वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिजन. तो यहाँ से हम लेकर आते हैं अंडरस्टैंडिंग द होल सम नॉलेज, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, बायस एरर्स, ये सारी बातें अब हम होलिस्टिकली समझना शुरू करते हैं. तो आप डेटा के थ्रू समझो, तो डेटा के थ्रू आपको समझ में आ रही है जो आपकी ये वाली रीडिंग है, ये वाली जो पर्टिकुलर रीडिंग है, ये सबसे वधिया रीडिंग है, वधिया सेट ऑफ रीडिंग्स है. डेटा आपका सबसे वधिया है. क्यों सबसे वधिया? रीजन बिकॉज all the data are close to the true value. सबसे पहले independent, all the data are close to the true value, मतलब सेंटर वाली ट्रू वैल्यू उसके आसपास है. सेकेंड, ये सारे के सारे आपस में भी क्लोज. सो द क्लोजनेस ऑफ द डेटा, मतलब मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं आप, विद इन देमसेल्व्स, आपस में, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिजन. कि आपस में वो जो डेटा है वो क्लोज है. और अगर हम बोल रहे हैं द क्लोजनेस ऑफ द डेटा विद द ट्रू वैल्यू, तो लैंग्वेज बदल गई. वो तो सिर्फ क्लोजनेस ऑफ द डेटा बोल रहे हैं, मतलब ट्रू वैल्यू के साथ में उसका कोई लेना देना है ही नहीं. तो अगर ट्रू वैल्यू के साथ में उसका क्लोजनेस का लेना देना है, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्यूरेसी. सो एब्सोल्युटली बात क्लियर हो जाती है, मतलब इन विजुअल से एब्सोल्युटली बात क्लियर हो रही है. ये वाला डेटा आपका हाईली एक्यूरेट है एंड प्लस हाईली प्रिसाइज. सो क्लैरिफाइड हो गया. ठीक है, अब इस वाले डेटा को देखें, इस वाले को, तो ये स्कैटर्ड है पर स्कैटरिंग कम है और सेंटर के अबाउट ही स्कैटरिंग, मतलब वो ट्रू वैल्यू को नहीं हिला. मतलब इसका आप मीन निकालोगे तो वो सेंटर पे आ जाएगा इन सब. इसका मतलब दिस इज एक्यूरेट. हम हाईली एक्यूरेट तो नहीं बोल रहे, पर हम इसको एक्यूरेट बोलेंगे, पर ये प्रिसाइज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेटा का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं. तो आपस में अगर कोरिलेशन होता तो फिर हम उसको प्रिसाइज बोल देते, तो वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है. सो इट्स हैविंग अ लो प्रिसिजन, ऐसा बोल सकते हैं. तो प्रिसाइज नहीं है, ये हम उसको बोल सकते हैं इट्स अ लो प्रिसिजन व्हिच इज ओवर देयर. चलो, और एक्यूरेसी भी बहुत हाई लेवल के नहीं है, पर मतलब है कि आपकी स्कैटरिंग का जो चार्ट का मीन है वो सेंटर पे आ जाए. अगर हम इस वाले डेटा की बात करें जो ऊपर वाला है, सेकेंड जो डेटा है हमारे पास, ये वाला जो डेटा है, इससे आपको क्या पता चला कि इसका मीन निकाल लो, कभी भी सेंटर पे नहीं आता. अब आपकी ट्रू वैल्यू 2 है और आपके रीडिंग्स आ रही है 3, 3.2, 3.5, 3.6, तो उसका मीन तो 3 के आसपास आएगा, 3.2, 3.3 के आसपास आएगा, कभी 2 थोड़ी आ सकता है. इसका मतलब कभी भी ट्रू वैल्यू के साथ मैचअप नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है. सो इट इज एन इनएक्यूरेट डेटा, इट्स कंप्लीटली इनएक्यूरेट डेटा. एंड प्रिसीजन की अगर हम इसके अंदर बात करें तो क्या इसके अंदर प्रिसीजन है? वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा आपस में क्लोज ही नहीं है. तो इसका मतलब इट इज नॉट प्रिसाइज. तो मतलब ये बिल्कुल बेकार रीडिंग है. मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि एमआर2 ने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है और ये बिल्कुल बेकार रीडिंग आ रही है. हमें नहीं चाहिए ऐसी रीडिंग, बिल्कुल नहीं चाहिए. तो अब ये लेफ्ट साइड वाली जो रीडिंग है, जो ये वाली रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पर एंटर करता है बायस. सो बायस इज अ सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि यहाँ पे जो येलो पार्ट हमने डाल रखा है दैट इज सपोज्ड टू बी बिहेविंग एज अ सिस्टमैटिक एरर. और एरर है ना, मतलब ट्रू वैल्यू को डिविएट कर दिया, तो इसके अंदर ये ट्रू वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये एपरेंट ट्रू वैल्यू, क्या बोलेंगे? दैट्स एन एपरेंट ट्रू वैल्यू. मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट करा उससे ट्रू वैल्यू आपने निकाली, मीन निकाला, पर वो सही तो है ही नहीं. मतलब उसके अंदर जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू, ये आपकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू सेंटर वाली.
तो अगर ये आपकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है तो उससे जो डेटा है वो डिविएटेड है, ये डिविएशन है, दिस इज अ डिविएशन है, दैट्स अ डिविएशन ओवर देयर। इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर का मतलब हमें समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जो ट्रू वैल्यू होती है उसके अंदर डिविएशन आ जाती है, सो देयर इज अ डिविएशन इनसाइड दिस। पर इस डेटा में प्रिसिजन नहीं है, तो बायस वो डेटा है जो कि एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज। क्या बोला मैंने? बायस वो डेटा है जो कि एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज, राइट? सो दिस इज एन एरर व्हिच इज अराइजिंग व्हिच हैज नो एक्यूरेसी बट हैज प्रिसिजन। सो मैंने बोला था कि जो बायस होता है वो सिस्टमैटिक एरर्स का एक खास पार्ट है, एंड दैट इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ कि बायस एरर का मतलब है काइंड ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर व्हिच हैज inaccuracy but has precision. So true value और apparent value यहाँ पे deviated है, there is a deviation over it, deviation बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन जो डेटा आपस में है वहां पे क्लोजनेस है, so there is a closeness of data over there, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ द डेटा है तो उसके अंदर प्रिसीजन आ रहा है। सो सारी बातें मैंने लिंकअप करके चार्ट के थ्रू आपको समझा दी है, और आपको क्लैरिफाई हो गया है कि रैंडम एरर क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, वेरिएबिलिटी इफेक्ट क्या है, एंड देन आपका शिफ्ट इफेक्ट क्या है, बायस एरर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। सो ऑल दिस कैन बी क्लैरिफाइड यूजिंग दिस सेट ऑफ डायग्राम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right. Okay. So now, as I've told you about a bias error, तो वहाँ पे ये बात clarified हो जाती है कि ये आपकी truth value है, and I just said कि मतलब ये आइडिया आपका फाइनली स्टैटिस्टिक्स पे ही जाता है। अब स्टैटिस्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसके बाद में रुकना पड़ेगा, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, नहीं तो और भी एरर्स होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने, और वो ज्यादा सही एरर एनालिसिस होती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, और उसको हम बोलते हैं एज अ स्टैंडर्ड डिविएशन एरर। तो वो डिविएशन लैंग्वेज अभी आपकी किताबों में से गायब हो गई है, रीजन क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना ही नहीं, आपको स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में नहीं जाना है, राइट? तो ये आपके डिविएशन का आइडिया मैंने आपको समझा दिया, जो कि इस ग्राफ से एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये आपका ये डिविएशन यहाँ पे आ रहा है, एंड दैट डिविएशन इज एक्चुअली टेलिंग यू व्हाट द बायस, एंड यू कैन सी दिस वेरिएबिलिटी। सो ये वेरिएबिलिटी कम है, दिख रहा है आपको? इसमें वेरिएबिलिटी कम आ रही है, और क्योंकि वेरिएबिलिटी कम है तो इसका मतलब इसके अंदर रैंडम एरर क्या हो गया, कम हो गया, बट बायस एरर है, तो आपको बायस को भी कम करना है और आपको इस वेरिएबिलिटी को भी कम करना है, राइट? सो अब इस आइडिया को लेके हम आगे मूव ऑन करते हैं, ये कर सकते हैं आप, है ना, मतलब बायस को कम करा जा सकता है। तो बेसिकली आप कोशिश करेंगे कि आप प्रिसीजन को इम्प्रूव करें, और प्रिसीजन इम्प्रूव करने का जो आइडिया होता है, मतलब क्लोजनेस ऑफ द डेटा को इम्प्रूव करें, तो उसको अचीव करने का आइडिया जो होता है दैट इज बाय यूजिंग गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा आज के सेशन में हम नहीं करेंगे, हम मिक्स अप नहीं करेंगे, इसलिए गुड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनका आइडिया क्या है, उन सब के ऊपर डिस्कशन आज नहीं करेंगे। तो आज हम अपने आप को फोकस रखेंगे ऑन द रैंडम एरर्स, और इंस्ट्रूमेंट बेसिस के डिस्कशन को नहीं करेंगे, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा आर्टिकल, तो वो मैं नहीं करूंगा, मतलब लीस्ट काउंट वाली जो बातें हैं वो मैं अभी नहीं करने वाला, ठीक? सो अब इसी आइडिया को, रैंडम एरर एनालिसिस को ही आगे लेके चलेंगे, और इस आइडिया को अभी छोड़ देंगे कि लीस्ट काउंट से किस तरीके से चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, उस आइडिया को अभी हम डिस्कस आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड फोकस अपॉन द रैंडम एरर इटसेल्फ। तो हमारी जो अप्रोच है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें प्रिसिजन भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, मतलब हम शुरू यहाँ से हुए थे, और एरर एनालिसिस जब हमारा हो जाएगा इसका मतलब हमने ये अचीव कर लिया है, और वो अचीव कहाँ से दिख रहा है आपको? इस डेटा से दिख रहा है, ये जो डेटा है वहां से आपको दिख रहा है कि भाई एक्यूरेसी भी बढ़ गई है और प्रिसीजन भी बढ़ गई है, तो दोनों बातों को लेके हमें चलना पड़ता है। और ये अब आपको कैसे डेटा से पता चलेगा? अगर आप एक पर्टिकुलर एरर कैलकुलेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, और अगर आपका जो परसेंटेज एरर है, अगर आपका परसेंटेज एरर लेस देन इक्वल टू 5% आ जाता है, तो हम इसको यूजुअली परमिसिबल लिमिट्स बोलते हैं,
ये आपका यूजुअली परमिसिबल हो जाता है, मतलब हम इसको ना स्मॉल चेंजेस बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल एरर। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रिसाइज नहीं हुआ, मतलब आपके पास अभी स्कोप है इसको करने का। एंड इफ द परसेंटेज एरर is going to come less than 1%, in that case we consider it to be highly precise and highly accurate. Of course उसके बाद आप और कर सकते हैं और धीरे धीरे और उस डेटा एनालिसिस के थ्रू एरर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, उसको क्लोज टू 0.001% कर सकते हैं। बट 1% के नीचे हम कहते हैं टेक्निकली इट इज सपोज टू बी अचीवेबल, कि हमने उसको एरर फ्री कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। राइट, सो दैट्स अ ओवरऑल आइडिया। तो मतलब हमें बेसिकली अब क्या करना है, परसेंटेज एरर की तरफ अपना कदम रखना है, क्योंकि परसेंटेज एरर ही हमें बताएगा कि हमारी एरर एनालिसिस कितनी सही गई है। सो लेट्स फोकस अपॉन दिस आइडिया, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच। बेटा जी बोलिए। सर 5% वाले को हमने क्या कहना है? स्मॉल एरर बेटा लिख तो दिया लैंग्वेज। नहीं सर, उसके ऊपर आर से जो लिखा है। परमिसिबल बेटा, थैंक यू सर। है ना, परमिसिबल एरर, PERMISSIBLE, मतलब आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, काफी क्वेश्चंस में 5% के नीचे वो एरर आता है। राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं, फोकस करते हैं कि परसेंटेज एरर की कैलकुलेशंस के ऊपर हमें कैसे पढ़ना है। राइट, सो जो अब तक हमने सीखा है उसको एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बेकार इंस्ट्रूमेंट वापस सिस्टम में आ सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट्स वापस आ सकते हैं। रैंडम एरर्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं होता है, एक बार आपने वेरिएबिलिटी इफेक्ट को रिड्यूस कर लिया वो वापस नहीं आने वाला है। सो दैट्स अ रिमार्केबल गुड पॉइंट फॉर द रैंडम एरर्स, क्योंकि शुरू में हमें वो एरर्स बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन हमें ये बात समझ में आ गई है कि वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हम उसका वेरिएबिलिटी फैक्टर एक बार रिड्यूस कर लेंगे तो वो दोबारा सिस्टम में कभी नहीं आ पाएगा। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द रैंडम एरर्स। बाकी बातें हमने यहाँ से जो सीखी हैं कि रैंडम एरर में पुअर प्रिसीजन होता है, क्योंकि प्रिसीजन का मतलब क्या था कि डेटा जो है वो आपस में क्लोज होना चाहिए। तो डेटा मतलब अगर क्लोज नहीं है तो स्कैटर्ड है, और स्कैटरिंग से ही आपका क्या बेसिकली डेवलप होता है, दैट इज सपोज टू बी द रैंडमनेस। और इस वजह से हम पुअर प्रिसीजन को रैंडम एरर्स की क्वालिटी में डाल सकते हैं। और नॉन स्पेसिफिक कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, राइट। और सिस्टमैटिक एरर्स का बेसिक आइडिया क्या था, शिफ्टिंग, कि वो शिफ्ट हो जाता है मीन से, तो हेंस इट हैज गॉट अ पुअर एक्यूरेसी। तो अब आपको ये लैंग्वेज लिंकअप मिल गई है, एक्यूरेसी विद द सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसिजन विद द रैंडम। तो ये अटैच हो गया एक तरीके से आपके लिए। तो इससे कुछ एक आधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस आइडिया। इसके अलावा सारा कुछ जो भी है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो जितनी भी डेप्थ थ्योरी हो सकती थी, जहाँ पे आपको समझने में इन टर्म्स में दिक्कत आ सकती थी, मैंने आपको वो सारी बातें यहाँ पे ग्रुप ऑन करके दे दी है और लिंकेज भी आपको समझा दी है। सो अब हमारा सारा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। सो लेट्स फोकस अपॉन दैट आइडिया कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट यहाँ पे किस तरीके से शुरू ऑन करना है। और रैंडम एरर्स को और भी नाम है, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ देम इज अ प्रोबेबल एरर एंड द सेकंड इज अ चांस एरर। तो वो किस तरीके से यूज ऑन करना है वो समझते हैं। तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द रेपिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कहाँ से आ रहे हैं? रेपिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। और ये आइडिया क्या है? ये आइडिया इतना सिंपल है कि हमने क्या बोला कि हम रैंडम एरर्स को एलिमिनेट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजेशन। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को कम करना, दोबारा से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को कम करना। सो रेपिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को रिड्यूस कर देता है। कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कोई आपसे पूछे तो उसका आंसर होना चाहिए आपके पास। और दूसरा, इट रिड्यूसेस द वेरिएबिलिटी फैक्टर। सो दिस इज अ आइडिया कि आप क्यों इस पर्टिकुलर एरर को एनालाइज करते समय उसके मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो लेट्स टेक इट एज अ क्वेश्चन कि हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा कि अ साइंस स्टूडेंट इज टेकिंग 100 ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। तो और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो एरर आया दैट वाज इक्वल टू x%, इट कैन बी 10%, 20%, जितना भी एरर आ रहा है। तो एरर हाई था, तो फिर उसने सोचा कि अब क्या करें। तो सेकेंड टाइम he took 500 observations। तो आपने क्या करा, 5x रीडिंग्स ले। मतलब पहले अगर आपके पास में n नंबर ऑफ रीडिंग्स थी तो आपकी कितनी होगी, 5n रीडिंग्स आ गई। तो ऐसा करने से अब जो न्यू एरर होगा
सो जो आपका न्यू एरर होगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, दैट विल बी x% अपॉन n, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में कितनी रीडिंग्स होगी, 5 टाइम्स हो गई, 5x हो गई, 5 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे एरर 5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। So let's say the error, for example, it was supposed to be 10% in 100 observations. So 100 observation में for example 10% error था, तो 500 observation लेने की वजह से जो error है वो आपका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, मतलब 2% रह जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स रीडिंग हो गई तो एरर आपका 5 टाइम्स कम हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट डेटा कलेक्ट करने से क्या फायदा होता है, कितना स्कैटर्ड डेटा कलेक्ट करने से। फॉर एग्जांपल इन द कोविड-19 सैंपलिंग इट इज मच रिक्वायर्ड कि आप सारे हॉस्पिटल से, सारे डिस्ट्रिक्ट से, सारे रीजन से, पैन इंडिया से ग्लोबल डेटा इकट्ठा करें और फिर आप उसके अंदर क्या करें, एनालिसिस करें। सो दैट मीन्स दिस इज हाउ, अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपका वेरिएबिलिटी इफेक्ट जो होता है वो आपका आना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी एनालिसिस पॉसिबल हो पाती है। अगर आप ये डेटा सारा एक ही मतलब 10-12 सैंपल कलेक्शन से कर लें तो फिर आपको वो वेरिएबिलिटी इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो कभी भी आपका रैंडम एरर रिड्यूस नहीं हो पाएगा। सो द ओनली आइडिया इज टू एक्चुअली चेक ऑन द ह्यूज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि उन ऑब्जर्वेशंस में वेरिएबिलिटी इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो ये हमें आइडिया समझ में आ गया, और इसको प्रोबेबल एरर क्यों बोलते हैं उसका भी एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को कम कर सकते हैं बाय दिस आइडिया। तो अब इसको हमें करना कैसे, अचीव कैसे करना है, उसके सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या हैं, तब उसके ऊपर हम फोकस ऑन करते हैं। तो अचीव दैट स्टेप्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के दो तीन ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं इस तरीके के। एक्सक्यूज मी So, सर। यस बेटा बोलो सर पिछले स्लाइड पे बोलो। आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस के साथ क्या लिखा था? हाँ जी बोलो क्या। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस के साथ क्या लिखा है? कहाँ पे लिखा है, एक टिक मार्क है, एक एरो मार्क है। ओके सर, थैंक यू। एक टिक मार्क है रेड कलर का और एक एरो मार्क है, मतलब इसका मतलब होता है डिक्रीज, मतलब वैल्यू इज डिक्रीजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कम हो जाएगी। अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कम हो रही है। एग्जांपल के तौर पे दिया 100 ऑब्जर्वेशन में 10% आ रहा है, तो 500 ऑब्जर्वेशन में 2% आ रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, एरर कम हो रहा है। ठीक, राइट। एब्सोल्यूट एरर, सो एब्सोल्यूट एरर तो हमने सबसे शुरू में लिखा था, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ही हमारी कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, डिफरेंस है किसमें, एक तो ट्रू वैल्यू में और दूसरा किसमें, मेजर्ड वैल्यू में। तो एक तरीके से ये आइडिया हमारा बेसिकली सिस्टमैटिक एरर्स के थ्रू आया, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर में ही जो वैल्यू क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो एब्सोल्यूट एरर वहीं से आ रहा है, वो शिफ्ट फैक्टर से आ रहा है। सो दैट्स बेसिकली अ शिफ्ट फैक्टर व्हिच इज causing to use this particular error। तो इसका मतलब एक तरीके से आपके सिस्टमैटिक एरर्स भी यहाँ पे यूज होने शुरू हो गए हैं, एंड दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड अ मेजर्ड वैल्यू। और क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है तो हम इसको मॉड यूज करेंगे, एंड दैट्स सिंपली द एब्सोल्यूट एरर। And this has to be calculated in each and every measurement. Each and every measurement in the sense आपके पास एक data है. Let's assume a data. Let's say it's 2.44, 2.46, and 2.45, and 2. Let's say 43 and 2.47. So it's a highly precise data. क्यों precise है? क्योंकि सारी readings आपस में बड़ी close है। और अब आप क्या करो, इसकी ट्रू वैल्यू को प्रेडिक्ट करो। तो हमारी जो ट्रू वैल्यू इसकी आएगी वो कैसे आएगी, मीन लेके। तो हमने इसका मीन निकाला। सो मीन कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड अप कर लेंगे। 2.44 प्लस 2.46 प्लस 2.45 प्लस 2.43 प्लस 2.47 एंड वी डिवाइड दिस बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये सारा इवैल्यूएट करने के बाद में तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। एंड लेट्स से कैलकुलेट करने के बाद ये ट्रू वैल्यू आपकी 2.45 आ गई है ना, 45 आ गई, क्योंकि मैंने डेटा उस तरीके से डिजाइन किया हो। तो ये आपका 2.45 ट्रू वैल्यू आ गई डिवाइड करके। तो अब आपने क्या करना है, हर एक टर्म में एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है, हर एक टर्म। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो सब में निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। क्या लिखा हमने, डेल्टा एक्स। दैट्स अ एरर, मतलब डिफरेंस है।
So that's a delta x in the first observation. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितनी होगी, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.45 एंड माइनस ऑफ 2.44, तो वैल्यू कितनी आ गई, दैट बिकम्स 0.01, कितनी है 0.01, ये ऑटोमेटिकली प्लस आ रही है। अगर हम सेकंड वाले में चेक ऑन कर रहे हैं तो दैट इज 2.45 माइनस ऑफ 2.46, तो ये आपकी माइनस ऑफ 0.01 आ रही है। तो इसका मतलब ये एरर एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर रैंडमनेस आ चुकी है। इसका मतलब रैंडम जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अपने आप। आपने शुरुआत करी सिस्टमैटिक एरर एनालिसिस से, आपने शिफ्ट फैक्टर को यूज करा, लेकिन आपको डेटा एनालिसिस से समझ में आया कि उसके अंदर ऑलरेडी रैंडमनेस ऑफ द डेटा आ चुका है। एंड अगर आपने थर्ड में इस वैल्यू को चेक ऑन करा, सो दैट इज 2.45 माइनस 2.45, दैट्स कमिंग एग्जैक्टली 0। इसका मतलब ये बात भी साबित होगी कि रैंडम एरर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। आपको तीन रीडिंग्स में तीनों वैल्यूज मिल रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एरर। एंड सिमिलर इन द मोड डेल्टा x4 equal to 2.45 minus of 2.43 as coming as plus of 0.02, and in the last reading the answer is minus, मतलब जो आपकी एरर है वो आपका बेसिकली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट्स ओवरऑल कमिंग एज नेगेटिव। अगर हम इन सभी का मीन लेते हैं, इन सभी का मीन ले लेते हैं, तो इन सभी का मीन आपको 0 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इन सभी को एडअप करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं पे एनालिसिस रुक जाएगी, दोबारा से कहीं पे एनालिसिस रुक जाएगी। इसका मतलब एक तरीके से आपका जो एरर है यहाँ पे 0 आ गया है। लेकिन हमारे को जो लैंग्वेज पढ़नी होती है, सुनिएगा ध्यान से, हमारे को जो लैंग्वेज पढ़नी होती है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या बोल रहे हैं, दैट्स अ मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का ये तरीका नहीं है पढ़ने का। आपको यूजर को एरर को बढ़ा के उसकी मतलब मोस्ट हाईली जो गलत वैल्यू आ सकती है वो बतानी है, एंड वो सिर्फ तभी बता सकते हो जब आप उसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूज को चेक ऑन करो। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी फैक्टर है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो मीन है वो आपका 0 आ रहा है। तो ये बात हमने पहले ही समझा दी कि जो रैंडम एरर होता है वो कभी भी मीन को इफेक्ट नहीं करता। तो ये जो मैंने 0 यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया, ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगी कि आपका जो डिविएशन आ रहा है वो आएगा ही नहीं, जितनी ट्रू वैल्यू है आपकी उतनी ही रहेगी, करेक्ट है ना, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको जो एरर है वो सर तो हमने प्रेजेंट इसको करना है। ऐड क्यों किया था? या सुन तो लेना बात को बेटा, लिसन टू मी, जो मैं बोल रहा हूँ आंसर उसी के अंदर, आप सुन ही नहीं रहे हो ना बात। तो हमने बात को क्लियर कर लिया कि जो रैंडम एरर एनालिसिस है तो उसके अंदर जो डिविएशन फैक्टर था वो यहाँ पे 0 हो गया। अब डिविएशन फैक्टर 0 क्यों हो गया, रीजन क्योंकि जब हमने इसको एडअप करा तो एडअप करके आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जब आप इनका अगर मीन निकालते तो इनका जो मीन है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, विच एक्सप्लेन्स दैट द रैंडम एरर डज नॉट डिविएट द आंसर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो इस वजह से हमें ये बात क्लियर हो गई, जो हमने एक्सपेक्टेड था कि भाई रैंडम एरर जो है वो डिविएट नहीं करेगा, तो सेम आ रही है क्योंकि आपकी एपरेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर है। लेकिन एरर तो है और वो हर मेजरमेंट में, एक आधे में नहीं है, मान लो डेल्टा x3 में नहीं है लेकिन बाकी में तो है, मतलब वेरिएबिलिटी फैक्टर तो है ना, उसकी वजह से ट्रू वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही, वो अंडरस्टूड है। पर भाई वेरिएबिलिटी फैक्टर तो आ रहा है ना, तो उसको तो रिड्यूस ऑन करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट एरर को एनालाइज करना पड़ता है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि अगर सब में एरर एक साइन का होता, सुन लो, अगर सब में एरर एक साइन का होता तो फिर डेफिनेटली क्या होता कि भाई शिफ्टिंग आती, डेफिनेटली आती। तो वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है वो हमें निकालनी है। तो हमने शुरू कहां से करा था, शिफ्ट फैक्टर से। तो आपको उस पर्टिकुलर मैक्सिमम शिफ्ट को निकालना, तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, राइट। तो आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी, वो आपको बायस ढूंढना पड़ेगा कि भाई जो ट्रू वैल्यू थी वो उससे कितना डिविएट कर सकता है मैक्सिमम, भाई इतना इधर भी कर सकता है और इतना इधर भी कर सकता है। तो आपको एक रेंज बता के बतानी पड़ेगी। तो दैट इज व्हाट इज बायस। क्योंकि देखो शुरुआत में मैंने जो यहाँ पे रीडिंग्स ली ये सारी की सारी आपस में क्लोज है, इसका मतलब डेटा मैंने पहले से प्रिसाइज लिया है ना। लेकिन अब वो जो डेटा जो प्रिसाइज लिया वो एक्यूरेट है कि नहीं वो चेक करना, इसका मतलब वो जो मीन वैल्यू है उसके साथ में मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई वो डेटा जो है वो बायस्ड है कि नहीं। तो यहां से तो समझ में आ रहा है कि वो डेटा बायस नहीं, क्योंकि जो मीन आ रहा है वो तो 0 आ रहा है। पर अभी ऐसा है ना, अभी ऐसा है, हो सकता है और डेटा कलेक्ट करें तो उसके अंदर बायस आ जाता,
तो हम उस बायस को कैसे रिमूव करें? पहले बायस को पहचानो तो सही कि वो जो डिविएशन है वो है कितना, वो तो पहचानो। तो वो कैसे पहचाने? ये एज्यूम करके कि सभी के अंदर साइन सेम हो। इसका मतलब सभी को सिस्टमैटिक बनाओ, क्योंकि जितने भी सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं उनका साइंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब क्या करोगे? सभी को पॉजिटिव बना दिया। तो सभी को पॉजिटिव बना के क्या हो गया? आपने उसके अंदर एक बायस क्रिएट कर दिया है। अब आपने उसके स्कैटरिंग के इफेक्ट को कम करके सोच रहे हो। So that is what is the meaning of the maximum possible errors. अब इस बात को बुक्स इस तरीके से नहीं समझा के एक स्टेटमेंट लिख के आपसे पल्ला छुड़ा लेती हैं और वो सिर्फ ये बोल देती हैं that the errors are additive in nature. वो इस लैंग्वेज को डाल देती है, कुछ बच्चे उसको खुश हो जाते हैं और मतलब उसको पढ़ाने का मतलब ये तरीका इजी माना जाता है कि बोल दो कि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। पर उसके पीछे की वजह क्या थी मैंने आपको समझा दी, राइट? सो ये लैंग्वेज भी मैं लिख देता हूँ जो कि आपको किताबों में मिल जाती है, दैट एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। तो वो ऐसा नहीं है कि दे आर मतलब कोई उनका कोई बेसिक नेचर ऐसा है। दिस इज कि हम एनालिसिस में ये आइडिया अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे। तो कैसे निकालें? तो मॉड ले लें। तो हमने मॉड ले लिया, तो इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड, इसका मॉड और इसका मॉड। अब मॉड लेके जो वैल्यूज आपकी मिलेंगी वो आपकी डिफरेंट है। ये आपकी 0.01 है, ये भी आपकी 0.01 है, ये आपकी 0 है, ये आपकी 0.02 है, एंड द लास्ट वैल्यू इज ऑल्सो 0.0। अब आप इनको ऐड करिए दोबारा से, तो ऐड करके कितनी आ रही है? अब ये 0.06 आ रही है। अब आप क्या करिए? इसका मीन निकालिए। सो लेट मी कैलकुलेट अ मीन ऑफ ऑल दिस। तो एज ए कैलकुलेट अ मीन ऑफ दिस, मैं इसको डेल्टा एक्स बार लिख देता हूँ। क्या कर रहा हूँ? इन सबका मीन निकाल दो। तो इनका मीन क्या निकला? 0.06/5। सो 0.06/5 दैट बिकम्स 0.012। इसका मतलब इसके अंदर डिविएशन आ रही है। क्या आ रही है? डिविएशन आ रही है। तो इसका मतलब जो मेरे पास ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी? एक्स बार, जो मेरी ट्रू वैल्यू थी। ये मैंने बोला था ना ये मेरी ट्रू वैल्यू है, इसके अंदर डिविएशन आ चुकी है। और वो डिविएशन तो मैंने समझा दिया था, हाई भी हो सकती है, मतलब उससे प्लस भी हो सकती है, उससे माइनस भी हो सकती है, पर डिविएशन है। सो बेसिकली आपने क्या निकाल लिया? यहाँ से बायस निकाल लिया, आपने डिविएशन निकाल लिया। और फिर आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भाई देखो इसमें जो डिविएशन है प्लस माइनस हो सकती है। तो इसका मतलब जो एक्स बार है उसमें डिविएशन क्या हो सकती है? प्लस माइनस हो सकती है। दैट इज प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बार। तो इस तरीके से आप यूजर को बता देंगे, देखो मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया कि भाई ये मैक्सिमम इसका बायस है। और ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब ट्रू वैल्यू में इतनी वैल्यू टुवर्ड्स द राइट भी आ सकती है और इतनी टुवर्ड्स द लेफ्ट भी आ सकती है। दैट्स एन आइडिया ऑफ द बायस जिसके थ्रू हमने एनालिसिस करी। इसका मतलब हमने दोनों एरर्स को यहाँ पे यूज करा, सिस्टमैटिक एरर को यूज करा, और सिस्टमैटिक एरर में शिफ्टिंग आती है, उस शिफ्टिंग को हमने क्या बोल दिया? डिविएशन या बायस। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये उसके स्टेप्स। उसके बीच में डेटा को देखते समय आपको ये बात समझ में आ गई कि डेटा सारा जो है रैंडम डेटा, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट एनालिसिस कर लेते, उनका सीधा मीन निकाल लेते, तो यहाँ पे सीधा मीन बिना मॉड लगाए मीन निकाल लेते तो जीरो आ रहा था। तो बिल्कुल उससे ये बात समझ में आ गई कि रैंडम एरर एनालिसिस से कभी भी जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो आपका ट्रू वैल्यू है, वो इफेक्ट नहीं है। वो सिर्फ किससे होती है? दैट इज सिस्टमैटिक एरर। तो हमें वो पोर्शन निकालना था, उसको हमने बायस बोला, डिविएशन बोली, और उसको हमने यहां से क्या करके निकाला? मॉडुलस लेके निकाला, एब्सोल्यूट एरर डिजाइन करके निकाला। सो अगर कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट एरर को आपने डिजाइन क्यों करा है, दैट इज टू कैलकुलेट दैट डिविएशन और टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर बायस, जिससे आप यूजर को आंसर दे पाए दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड में आपने 5 से डिवाइड किया? यस बेटा 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है ना, तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसी से डिवाइड करा। सो 0.06/5 दैट बिकम्स 0.01। ओके सर। सर यस बेटा बोलो। सर हम वैसे यहाँ पर मॉड लेके तो हम एरर्स का नेचर नहीं एक तरह से चेंज कर रहे, क्योंकि हम तो उन्हें सिस्टमेटिक कंसिडर करेंगे फिर तो। जैसे मैंने अभी पीछे मतलब एक ग्राफ बना के दिया था जिसके अंदर मैंने बताया कि फाइनली हमारी जो अचीवमेंट है वो क्या है? सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स दोनों कम हो जाए, है ना। अब दूसरी बात, हमें जो रैंडम एरर्स हैं वो तो कॉज तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है रैंडम एरर्स का। तो तरीका तो सिर्फ सिस्टमैटिक एरर्स का ही है ना।
तो दोनों के अंदर हमने डेटा एनालिसिस का तरीका अपनाया। तो डेटा एनालिसिस से आपको वेरिएबिलिटी इफेक्ट दिखना था, तो वो इसके थ्रू हमें वेरिएबिलिटी इफेक्ट दिख गया। ये हमारा वेरिएबिलिटी इफेक्ट है। तो आप ना ये शब्द ही निकाल दो सिस्टमैटिक एंड रैंडम आपके दिमाग से। तो इसका मतलब अगर आप ये शब्द निकाल दोगे ना, तो फिर आपको आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एक वेरिएबिलिटी इफेक्ट है और दूसरा आपका शिफ्ट इफेक्ट है। तो आपको इन दोनों को कंसीडर करना है। क्लियर है? तो ये अब Yes. प्रिसाइसली ना आपकी रैंडम एरर एनालिसिस रह जाएगी, ना प्रिसाइसली या आपकी सिस्टमैटिक एरर एनालिसिस रह जाएगी। मतलब ये एक कॉमन टर्म इसलिए आ जाएगी एरर एनालिसिस, मतलब दोनों एरर्स एक साथ ही एनालाइज। क्लियर है? Yes. और इसमें जब हमें ये अब ये क्वेश्चन एडिशन आप ये पूछ सकते थे कि सर ये वाला जो डेटा है ये इतना प्रिसाइज क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। भाई हो सकता है ना कि डेटा ही बकवास है, मतलब डेटा ही आपस में क्लोज नहीं होता, अभी तो डेटा सही आ रहा है। तो वो उसके पीछे का रीजन आपका प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है कि आपका इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा था कि जिसकी वजह से वो डेटा पहले से प्रिसाइज आया, ताकि आप इसके अंदर बायस्ड एनालिसिस कर पाए। क्योंकि बायस्ड एनालिसिस क्या थी, जिसके अंदर आपका सिस्टमैटिक एरर है लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन प्रिसीजन पहले से। तो हम डेटा वो वाला लेकर आए जिसके अंदर प्रिसीजन पहले से था, और अब हमने क्या करा, उसके अंदर जो बायस वैल्यू थी उसको चेंज अप कर। समझ आ रही है बात? Yes. 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 राइट, लेट मी मूव ऑन। ओके, सो प्रोसेस फ्लो कैसा है कि हमें अब इसकी एनालिसिस के अंदर क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो एक्यूमुलेशन ऑफ द डेटा लेना है। तो आपने डेटा एक्यूमुलेट कर लिया, सो दैट्स एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा। और फिर आपने क्या करना है, उसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपने उसकी ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, उस ट्रू वैल्यू को हम बोलेंगे एज अ मीन। सो दैट इज अ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो दैट्स समेशन ऑफ xi अपॉन n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपका पहला स्टेप होगा जिससे आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी बाय द मीन ऑफ द कलेक्टेड डेटा। और ये कैलकुलेट करने के बाद में द नेक्स्ट इज टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू। मतलब एक एक डेटा में आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है। एंड वंस यू आर एबल टू डू इट, मतलब आपने डेल्टा xi निकालना है हर एक क्वांटिटी में, ये निकालना है। और एक बार ये निकल जाए, और ये निकलना कैसे है वो हमने समझा ही दिया। दैट्स इक्वल टू द ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू, इसके थ्रू आपने निकालना है। राइट, इसका मतलब ट्रू वैल्यू आपकी x बार है एंड माइनस द मेजर्ड वैल्यू मतलब xi, वो चेंज होती रहेगी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो आपका एब्सोल्यूट एरर हर एक क्वांटिटी में बदलता रहेगा। ये निकालने के बाद में आपने एरर्स का मीन निकालना है, तो दैट्स नोन एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपने उन सारी क्वांटिटीज का आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एक सेकेंड, दैट्स अ मीन एब्सोल्यूट एरर। सो आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा x बार मोड, एंड दैट्स इक्वल टू जो भी आपने एरर्स निकाले थे, डेल्टा x1 पहली क्वांटिटी में, डेल्टा x2 सेकेंड क्वांटिटी में, एंड सो ऑन, एंड डिवाइडेड बाय n। ऐसा करने से आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो ये आपका हार्ड वर्क कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट स्टेप जो आता है बेसिकली दैट गोज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, और उसके अंदर वैरायटी ऑफ एरर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर से पहला तो आपका मीन एब्सोल्यूट है, और जो दूसरे काइंड ऑफ एरर को हम लिखते हैं दैट्स अ फ्रैक्शनल एरर, या फिर कुछ बुक्स उसको रिलेटिव एरर भी लिख देती हैं। सो अब जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, वो एक्चुअली जो आपने एरर निकाला वो कितने परसेंट में है उसकी तैयारी है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू योर मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट्स द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब दैट इज डेल्टा x बार अपॉन x बार, दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव एरर। आसान तरीके से समझाने का तरीका ये था कि आपके 100 नंबर के पेपर के अंदर आपके 90 नंबर आए हैं, तो आपका जो एरर है वो कितना है, 10 नंबर का है। तो इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शनल एरर है वो कितना है, 10/100, मतलब 10% आप उसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने जो आपको डेटा गिवन था उसकी ट्रू वैल्यू भी निकाली, और उसके अंदर एरर कितना है वो निकाला, और उसको आपस में कंपेयर करा कि भाई जो आपकी ट्रू वैल्यू उसके कंपैरिजन में एरर है कितना। तो उसको बेस्ट तरीका क्या है उसको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज इन द परसेंटेज फॉर्मेट, एंड दैट्स व्हाट वी बेसिकली एम टू रिप्रेजेंट, कि हर मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरर।
तो जो परसेंटेज एरर है वो कैसे आ जाएगा कि जो भी आपने एरर निकाला कितने में से, ट्रू वैल्यू में से, और उसकी परसेंटेज कितनी है 100 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज हाउ यू आर एबल टू जनरेट योर परसेंटेज एरर। दैट्स अ प्रोसेस फ्लो। मतलब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके इस रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि आप परसेंटेज एरर में आंसर बताइए। तो आप कैसे लिखेंगे? द आंसर विल बी योर एक्स बार, मतलब जो ट्रू वैल्यू है दैट्स एक्स बार एंड प्लस माइनस द परसेंटेज एरर। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बोले कितने परसेंट आए, वो निकाल दिया आपने 5%। तो 5% डिविएशन मतलब राइट को भी हो सकती है टुवर्ड्स द लेफ्ट भी हो सकती है। सो दैट इज हाउ वी राइट दिस एज प्लस माइनस। सो प्लस माइनस का मतलब समझ में आ चुका है हम, दैट्स अ बायस डिविएशन कि वो उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। दैट्स ए रिप्रेजेंटेशन। ये मतलब एक्सपेक्टेंसी है। कई बार क्वेश्चन में आंसर्स आपके परसेंटेज एरर की फॉर्म में नहीं हो, तो इसलिए मैंने ये डब्बे अलग कर रखे हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब आपको अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप परसेंटेज में आंसर पे लिखो, तो आपने नहीं लिखना। तो फिर क्वेश्चन ने बताया भी नहीं कि आपको कैसे लिखना है, तो फिर आपका जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दैट विल बी इन दिस फॉर्म, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि आपकी एनालिसिस यहीं पे खत्म हो गई थी। दिस वाज द एंड ऑफ द एनालिसिस। इसके बाद तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं जानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे? यू विल राइट द आंसर एज एक्स बार एंड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बार मोर, मतलब जितना भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हमें 2.45 हमारी ट्रू वैल्यू थी और हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था वो 0.012 आया था। तो इट शुड बी रिटन एज प्लस माइनस 0.012। ये आपका डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस तरीके से आपने आंसर लिख देना अगर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं पूछा। अगर परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया होता तो फिर आप इससे एक स्टेप आगे चले जाते, फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो फिर आप इसको कैसे लिखते हैं? 0.012 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ये आपका रिलेटिव एरर आ जाता, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करके उतना परसेंटेज लिख दो। लेकिन ये तो उतनी मेहनत तब करें ना जब क्वेश्चन वो पूछ रहा है। जब क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहा तो फिर हम वहां पे क्यों जाएंगे? और कई बार वो क्वेश्चन ट्रिक हो जाता है। ट्रिक इसलिए हो जाता है क्योंकि 95% क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज एरर पूछी जाएगी। कुछ 5% क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज एरर पूछी नहीं जाएगी, लेकिन तब तक हमारा हाथ सेट हो जाता है। हमारा हाथ सेट हो जाएगा कि हमें ना हर क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने की आदत हो जाएगी और हम उसके हिसाब से ऑप्शन को चेक करने लगेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा ही नहीं था, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। सो दैट्स वेयर आई हैव स्टॉप्ड यू फ्रॉम कमिटिंग द मिस्टेक। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज एरर नहीं पूछी गई है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आंसर है बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में ही लिखना है, एज अ डिफॉल्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। क्योंकि उसको डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे एनालिसिस खत्म हो गई थी, यहाँ पे एनालिसिस खत्म हो चुकी है, उसके नीचे से उसके रिप्रेजेंटेशन आ रही है क्या परसेंटेज में रिप्रेजेंट। दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस फ्लो ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओवर देयर ऑफ द रैंडम प्लस सिस्टमैटिक एनालिसिस, जिसको मैं बायस एनालिसिस बोलूं, डिविएशन एनालिसिस बोलूं तो ज्यादा सही लैंग्वेज मुझे फील। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। टेकन जी स्क्रीनशॉट? Yes. Yes. Okay, so let's do one question based upon this, and then we will take the article tomorrow. So value of the measurement of the physical quantity in 5 trials were found to be these values. तो मैं इसको tabulate कर लेता हूँ. That is 1.22, 1.23, 1.23, 1.24 and 1.25. Right? मुझसे average absolute error पूछा हुआ है, मतलब mean absolute error. मुझसे relative error पूछा हुआ है और मुझसे percentage error पूछा हुआ है। तो मतलब मुझे सारे स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका मीन निकालूं। सो 2 3 5 3 8 4 12 5 17, 2 5 10 और 1 11 एंड 5 1 1 6 6.17 इसका टोटल आ गया। और अगर मैं इसका मीन निकालता हूं सो दैट इज 6.17 अपॉन 5। सो लेट मी चेक दिस। 12 पंजे 60 होते हैं और फिर एक कैट है 17, 5 3 15 20, 1.234 ये वैल्यू आ रही है। पर यहाँ पे तो 2 ही डेसिमल्स तक है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो राउंड ऑफ करके ये वैल्यू होगी 1.23 आ राउंड ऑफ करके। राइट, अब मैं क्या करूँ? अब हर एक क्वांटिटी के अंदर मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल देता हूँ सब में। तो मैंने सब में से माइनस करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू में से माइनस। तो 1.23 माइनस 1.22
1.23 minus 1.23, 1.23 minus 1.23, 1.23 minus 1.24 and 1.23 minus 1.25. और मुझे बोला ही गया है कि एब्सोल्यूट निकालनी है, तो मैं इसका सबका मॉड लेके ही काम करूंगा। तो मैंने सबका मॉड ही यूज करना है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई कौन पॉजिटिव था कौन नेगेटिव था, मेरे को सीधा मॉड ही निकालना है। तो ये मुझे मिल रही है पहली वैल्यू एज 0.01, सेकेंड वैल्यू मिल रही है 0, थर्ड वैल्यू भी मिल रही है 0, मतलब एरर है पर नेग्लिजिबल सा एरर है। एंड इन द नेक्स्ट वन दैट इज 0.01 and in the next one that is 0.02 ये आ रहा है, राइट। सो टोटल कर लेते हैं इसको। सो डेल्टा एक्स बार ये एड अप कर लेते हैं, है ना, इसको एड अप कर लेते हैं और इसका मीन निकाल लेंगे। तो दैट शुड बी इक्वल टू, इन सबको एड अप करके कितना मिल रहा है, 0.04 आ रहा है। सो दैट्स 0.04 एंड दैट्स 0.04 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सो व्हाट आई एम गेटिंग 0.008 ईयर, 0.008। सो द वैल्यू इज वर्किंग एज 0.0, अगर मैं 2 डेसिमल तक लूं, सो 0.01 राउंड ऑफ करने के बाद। सो दैट्स द एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो कि आपकी 0.01 आ रही है। सो आई थिंक ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रही है, एब्सोल्यूट एरर आपका 0.01 आ रहा है। अब जो रिलेटिव एरर है वो तो सेम आ ही नहीं सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत होगी। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगा, दैट शुड बी डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। तो ये कितना हो गया 0.01 और जो ट्रू वैल्यू थी कितनी थी 1.23, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिलेटिव एरर फाइंड आउट होगा। सो प्लीज ये बताना मेरे को कितना है ये डिवाइड करके 0.01 अपॉन 1.23 ऑन डिविजन। अगर मैं इसको जैसे 0.0081 0.0081, अगर मैं जैसे इसको राउंड ऑफ नहीं करता, मान लो इसको देखो 1.234 को राउंड ऑफ नहीं करता, तो फिर मतलब जो रीडिंग्स होती है यहाँ पे ये आपकी 0.014 आ जाती है यहाँ पे, है ना, और ये 0.004 आ जाती, ये 0.004 आ जाती अगर मैं उसको राउंड ऑफ नहीं करता, और ये भी आपकी 0.0, ये कितनी होती, नेक्स्ट रीडिंग कितनी होती है अगर माइनस करते 1.23 में से 1.234 में से 1.24 माइनस करके क्या बनता, बताना क्या बनता, 1.234 में से 1.24 माइनस करेंगे तो उल्टा उल्टा माइनस कर लेंगे, कितना बना, कितना 0.06 आता, 0.006, तो ये 0.006 आ जाता। और नेक्स्ट अगर चेक करते हैं 1.250 और उसमें से 1.234 माइनस करते हैं तो फिर ये 0.016 आ जाता है, राइट। सो ये 0.016 आ जाता है अगर मैं मतलब राउंड ऑफ वाला फीचर यूज नहीं करता। तो ये एड अप करते 4 4 8 4 12 18 24 एंड 2 1 3 1 4, सो 0.044 आ जाता है। कितना आ जाता है 0.044 आ जाता है, मतलब कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये 0.044 अपॉन 5 आ जाता है। तो फिर भी मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, राइट। इसलिए जो राउंड ऑफ फीचर है वो यूज करने से आपकी जो वैल्यूज है उसके आंसर पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया, राइट। तो ये आपका 0.0081 हो गया, ये कहीं से भी 0.01 तो आ नहीं रहा था। और अगर मैं परसेंटेज एरर की वैल्यू को चेक करूं तो ये हो जाएगा आपका 0.0081 एंड इनटू 100, तो इसका मतलब ये आपका कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू, ये पक्का 0.008 ही आ रहा है ना, ये 0.08 तो नहीं आ रहा था, 0.008 ही आ रहा है। yes sir हाँ जी सर। तो दैट मीन्स दैट बिकम्स 0.08% ये आ रहा है। तो अब इसको राउंड ऑफ कर लें, अगर इसको राउंड ऑफ कर लें सो दैट विल बी एज कितना
1% ही होगा, ये 0.08 हुआ या 0.8 हुआ? 0.8 point होगा। 0.8 हुआ। सो ये बना हमारा 0.8 एंड सो दैट्स 0.8% को अगर हम करेंगे तो नियरली 1% हो जाएगा अगर हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो परसेंटेज एरर 0.1% ये गलत हो जाता है, तो ये हमारे इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ से बनते हैं, राइट। एंड सिंस द एरर इज कमिंग एग्जैक्टली 0.8%, मतलब ये लेस देन 1% आ रहा है, तो आई थिंक आई कैन मेंशन दैट दिस आंसर इज सपोज टू बी हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, क्योंकि मेरा जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1% से कम आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इज हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज। सो दैट वाज अ सेशन फॉर टुडे। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज ऑन करते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स इन द टुमारो सेशन, कि किस तरीके से एरर्स प्रोपोगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी ट्राइंग टू लुक एट द प्रिसिजन एस्पेक्ट्स आल्सो अगर टाइम परमिट करता है, राइट। सो आज के लिए क्लोज ऑन कर